अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने एक्सरसाइज 6.5 स्टार्ट करनी है। तो 6.5 एक्सरसाइज में जो फार्मूलाज यूज़ होंगे उनमें ये टेबल जो हमने 6.4 में भी देखा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ वाला, इसमें साइन थीटा की वैल्यूज़, कॉस थीटा की वैल्यूज़ और टैन थीटा की वैल्यूज़ जो है वो इस्तेमाल होंगी 6.5 में। कोसिकेंड, सीकेंड और कॉट जो है ये 6.5 में नहीं है। इसके अलावा जो फार्मूला 6.5 में यूज़ होंगे वो ये वाले फार्मूलाज जो हैं हमने 6.1 में भी पढ़े हैं। टैन थीटा इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर अवर बेस और साइन थीटा इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर अवर हाइपोटेन्यूज, ये फार्मूलाज यूज़ होंगे। इसके अलावा पैथागोरस थ्योरम जो है वो यूज़ होगा। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के। इसके अलावा जो फार्मूला यूज़ होगा वो मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। यानी अगर हम ट्राइंगल के तीनों एंगल्स को प्लस करें तो वो 180 डिग्री के इक्वल होंगे। हम एक्सरसाइज 6.5 स्टार्ट करते हैं। तो 6.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जी फ्रॉम द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल्स। तो नीचे उसने कुछ राइट एंगल ट्राइंगल जो है वो एक्सरसाइज के अंदर दे दी हैं। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल्स में जो वैल्यूज़ नहीं है एक्स वाई और जी में से हमने वो जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर ये पहली ट्राइंगल ए बी सी उसने दी हुई है। यहाँ पर एंगल ए जो है ये 30 डिग्री है। y की वैल्यू उसने हमें दे दी है और कह रहा है कि x और z की वैल्यू जो है ये फाइंड आउट करें। तो इसको फाइंड आउट करने का क्या तरीका है, जब भी हमने जो है ये लेंथ्स फाइंड आउट करनी है तो हमारे पास दो फार्मूला जिसका हम पहले भी डिस्कस जिसको कर रहे थे, tan थीटा इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर अवर बेस और साइन थीटा इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर अवर हाइपोटेन्यूज। तो ये दो फार्मूलाज जो हैं वो यूज़ होने हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा फार्मूला जो है वो हमने इस्तेमाल करना है, तो उसके लिए आपने ये जहन में रखना है कि अगर उसने जो बेस है और परपेंडिकुलर है इनमें से कोई एक वैल्यू भी दी हुई है तो हम जो है वो टैन थीटा पहले इस्तेमाल करेंगे, साइन थीटा बाद में इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर उसने हाइपोटेन्यूज की वैल्यू जो है वो दी हुई है तो हम साइन थीटा पहले और टैन थीटा बाद में इस्तेमाल करेंगे। हम जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे हम इसको जो है वो डिस्कस भी करेंगे। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन, इसमें उसने बेस हमें दे दी है और परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज जो है ये हमने मालूम करना है। तो बेस है हमारे पास y इज़ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो मैंने कहा कि अगर परपेंडिकुलर और बेस में से कोई एक वैल्यू भी होगी तो हम पहले टैन थीटा लगाएंगे। तो टैन थीटा का फार्मूला होता है टैन थीटा इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर अवर बेस। तो यहाँ पर थीटा अब क्या है, थीटा हमारे पास है 30 डिग्री। तो थीटा की जगह पर 30 डिग्री वैल्यू आ जाएगी और परपेंडिकुलर हमारे पास है x, तो परपेंडिकुलर की जगह पर x आ गया। बेस हमारे पास है 4, तो बेस की जगह पर 4 आ गया। अब हम क्या करेंगे, tan 30 की वैल्यू जो है वो टेबल से फाइंड आउट कर लेंगे। हमारे पास जो टेबल है, तो टेबल में अगर हम देखें tan 30 हमारे पास है 1/√3। तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 हम यहाँ पर पुट कर देंगे। tan 30 की जगह पर 1/√3 और ये 4 इस तरफ डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 4 1 से मल्टीप्लाई करेगा, 4 डिवाइडेड बाई √3। यूनिट चूँकि सेंटीमीटर है तो यहाँ पर हम यूनिट जो है वो सेंटीमीटर लगा देंगे। तो अब हमारे पास x की जो वैल्यू है वो आ चुकी है 4/√3। तो यहाँ पर x की वैल्यू 4/√3 हमारे पास आ गई। अब हमने मालूम करनी है z की वैल्यू। तो जब हम एक दफ़ा tan थीटा लगा लेंगे, हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस दोनों आ गए। अब हम क्या करेंगे, साइन थीटा की वैल्यू जो है वो लगाएंगे और हम हाइपोटेन्यूज जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। साइन थीटा का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अवर हाइपोटेन्यूज, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं।
अब थीटा हमारे पास है 30 डिग्री, तो थीटा की जगह पर 30 डिग्री आ जाएगा। परपेंडिकुलर हमने फाइंड आउट जो किया है 4/√3, तो परपेंडिकुलर की जगह पर 4/√3 आ जाएगा। और हाइपोटेन्यूज हमारे पास चूँकि z है, तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास यहाँ पर z आ जाएगा, क्योंकि ये हमने फाइंड आउट करना है। अब साइन 30 की वैल्यू अगर हम टेबल से देखें तो साइन 30 डिग्री हमारे पास है 1/2, तो हम साइन 30 की जगह पर 1/2 लगा देंगे। और नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर भी फ्रैक्शन है, यहाँ पर भी फ्रैक्शन है, तो हम क्या करते हैं, अगर दोनों तरफ फ्रैक्शन हो, दरमियान में इक्वल हो, तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। यानी इस साइड पर जो न्यूमरेटर है दूसरी साइड के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेगा, और इस साइड का जो डिनोमिनेटर है दूसरी साइड के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेगा। तो 1 z से मल्टीप्लाई करेगा और 2 जो है वो 4/√3 से मल्टीप्लाई करेगा। इसलिए हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, क्योंकि ये ऊपर वाला नीचे वाले से और ये नीचे वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करता है। तो ये चूँकि एक क्रॉस बनता है, इसलिए हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। तो 1 z से मल्टीप्लाई करेगा, 2 4/√3 से मल्टीप्लाई करेगा, z1 से मल्टीप्लाई किया तो z ही आ गया, 4×8 डिवाइडेड बाय √3। और यहाँ पर भी यूनिट सेंटीमीटर होगा, क्योंकि उसने क्वेश्चन में हमें सेंटीमीटर यूनिट जो है वो दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमें उसने जो वैल्यूज़ दी हुई हैं, उसने परपेंडिकुलर हमें दिया हुआ है y = √3 सेंटीमीटर, x और z हमने फाइंड आउट करना है। और उसने हमें जो एंगल दिया हुआ है वो π/4 है, और π/4 जो है वो 45 डिग्री के इक्वल होता है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर फिर वही बात, हमने कहा था कि अगर परपेंडिकुलर और बेस में से उसने कोई वैल्यू दी हुई है तो हम पहले tan थीटा की वैल्यू जो है वो लगाएंगे, tan थीटा का फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर भी उसने परपेंडिकुलर दिया हुआ है, तो इसलिए पहले tan थीटा का फार्मूला जो है वो आएगा। तो tan थीटा = परपेंडिकुलर अवर बेस। अब थीटा हमारे पास है π/4, तो थीटा की जगह पर π/4 आ गया। परपेंडिकुलर है √3 और बेस जो है वो x है, हमने जिसको फाइंड आउट करना है। अब tan 45 डिग्री टेबल के अकॉर्डिंग 1 के इक्वल होगा, तो इसकी जगह पर 1 की वैल्यू जो 1 जो है वो आ जाएगा, =√3/x। उसी तरह से अब x यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो x ही बच जाएगा, यहाँ पर इस तरफ √3 आ गया। तो यहाँ पर चूँकि यूनिट सेंटीमीटर है, तो हम यहाँ पर भी यूनिट सेंटीमीटर जो है वो लगा देंगे। अब यहाँ पर हमारे पास जो x की वैल्यू आई है ये √3 आई है, सेंटीमीटर साथ यूनिट भी। तो अब हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई। अब हमने z की वैल्यू मालूम करनी है। तो z की वैल्यू यानी जो हाइपोटेन्यूज है उसकी वैल्यू मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, साइन थीटा वाला फार्मूला जो है वो लगाते हैं। तो साइन थीटा = परपेंडिकुलर अवर हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा हमारे पास है π/4, तो थीटा की जगह पर π/4 आ गया। परपेंडिकुलर हमारे पास है √3 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज z है, तो हाइपोटेन्यूज हमने जो है वो फाइंड आउट करना है। अब जो साइन π/4 है यानी साइन 45 की जो वैल्यू है उसको अगर हम टेबल से चेक करें तो साइन 45 हमारे पास इक्वल होता है 1/√2 के। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो साइन π/4 1/√2 के इक्वल आ गया। अब यहाँ पर दोनों तरफ फ्रैक्शन है, दरमियान में इक्वल है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 1 z से मल्टीप्लाई कर लेगा और √2 √3 से मल्टीप्लाई कर लेगा। z 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो z ही रहेगा, और √2 √3 से मल्टीप्लाई करेगा तो 2 3 दा 6 का √ जो है वो आ गया। अगर हमारे पास दो वैल्यूज़ √ वाली हों तो उनके अंदर जो नंबर होते हैं वो मल्टीप्लाई कर लेते हैं और √ जो है वो ओवरऑल ऊपर जो है वो आ जाता है। तो इस तरह से हमने x की वैल्यू भी मालूम कर ली और z की वैल्यू जो है वो भी मालूम कर ली। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 3 है। अब क्वेश्चन 3 में देखें, उसने हाइपोटेन्यूज हमें जो है वो दिया हुआ है, परपेंडिकुलर और बेस में दोनों में हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं है।
तो अब हम क्या करेंगे, हमने साइन थीटा पहले लगाना है। हमने बात की थी कि अगर परपेंडिकुलर और बेस में अगर हमारे पास कोई वैल्यू होगी तो पहले टेन थीटा आएगा फिर साइन थीटा। अगर हाइपोटेन्यूज की वैल्यू उसने हमें दी हुई है तो पहले साइन थीटा आएगा फिर टेन थीटा आएगा। तो यहाँ पर चूंकि हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है तो इसलिए पहले हम साइन थीटा वाला फार्मूला लगाएंगे। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अवर हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा यहाँ पर हमारे पास 60 डिग्री है तो थीटा की जगह पर 60 डिग्री आ जाएगा। परपेंडिकुलर वाई है तो वाई उसी तरह से आ गया, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास 2 है तो हाइपोटेन्यूज की जगह पर 2 आ गया। अब साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 है अगर हम टेबल से देखें, और y/2 उसी तरह से आ गया। अब यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, √3 2 से मल्टीप्लाई करेगा और 2y से मल्टीप्लाई करेगा, या हम इस तरह भी कर सकते हैं। इसको शॉर्ट करने के लिए ये 2 इस तरफ डिवाइड हो रहा है, इस 2 को दूसरी तरफ ले जाके हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, √3 बाकी बच गया, और यूनिट चूंकि हमारे पास सेंटीमीटर है तो इसलिए यहाँ पर यूनिट हम सेंटीमीटर जो है वो लगा देंगे। तो हमारे पास y की वैल्यू जो है ये हमारे पास आ गई √3 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम टेन थीटा का फार्मूला जो है वो लगाएंगे। टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अवर बेस, थीटा यहाँ पर 60 डिग्री है, परपेंडिकुलर हमारे पास √3 है, बेस x हमने फाइंड आउट करनी है। तो टेन 60 अगर हम टेबल से देखें तो √3 के इक्वल होता है, √3/x। अब ये x इस तरफ डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ इक्वल के जाएगा तो मल्टीप्लाई कर लेगा, और ये √3 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब दूसरी तरफ आएगा तो डिवाइड कर लेगा। तो x जो है वो इस तरफ चला गया और √3 जो है वो नीचे आ गया। तो √3 से यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास 1 जो है वो आंसर बच जाएगा। तो x हमारे पास जो है ये 1 सेंटीमीटर इसकी वैल्यू आ गई। तो हमने x, y और z तीनों जो है वो फाइंड आउट कर लिए हैं। नेक्स्ट पार्ट 4 है। पार्ट 4 में उसने बेस हमें दी हुई है, तो अगर परपेंडिकुलर या बेस में से उसने कोई चीज़ दी होगी तो टेन थीटा पहले आएगा। तो टेन थीटा का फार्मूला हम लगाएंगे, परपेंडिकुलर अवर बेस, थीटा यहाँ पर 45 डिग्री है, परपेंडिकुलर x है और बेस जो है 4 सेंटीमीटर है, तो बेस की जगह पर 4 आ गया। अब tan 45 टेबल से अगर हम देखें तो टेबल के अकॉर्डिंग ये 1 के इक्वल होता है, और x/4 उसी तरह से। अब 4 इस तरफ डिवाइड हो रहा है, जब इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई कर लेगा, 4 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 4 आ गया। तो चूँकि यूनिट यहाँ पर उसने सेंटीमीटर दिया हुआ है तो 4 के साथ यूनिट सेंटीमीटर आ जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास 4 सेंटीमीटर आ गई। अब नेक्स्ट हमने z मालूम करना है, तो हम साइन थीटा की वैल्यू जो है वो लगाएंगे। जब भी हमने हाइपोटेन्यूज मालूम करना है तो हम साइन थीटा लगाएंगे, जब परपेंडिकुलर या बेस में से कुछ मालूम करना है तो हम जो है वो टेन थीटा की वैल्यू जो है वो लगाएंगे। तो अब हमने हाइपोटेन्यूज मालूम करना है, तो हाइपोटेन्यूज के लिए साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अवर हाइपोटेन्यूज, तो थीटा 45 डिग्री आ गया, परपेंडिकुलर 4 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज z है जो हमने मालूम करना है। साइन 45 अगर टेबल से देखें तो साइन 45 की वैल्यू है 1/√2, तो साइन 45 की जगह पर 1/√2 आ गया, इज इक्वल टू 4/z। उसी तरह से अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1 z से मल्टीप्लाई कर लेगा, √2 4 से मल्टीप्लाई कर लेगा, z ने 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये z ही रहेगा, 4 √2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 4 √2 जो है वो आंसर आ जाएगा, और इसके साथ भी यूनिट सेंटीमीटर आ जाएगा। तो z की वैल्यू हमने 4 √2 सेंटीमीटर जो है वो फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द अननोन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स। तो पहले उसने हमें सिर्फ जो है वो कहा था साइड्स मालूम करें, लेकिन यहाँ पर वो कह रहा है कि एंगल जो है वो भी मालूम करें कि एंगल जो है वो कितने होंगे। तो ये तो हमें मालूम है कि जो राइट एंगल होता है ये 90 डिग्री का होता है,
तो ये हमारे पास 90 डिग्री आ गया। अब यहाँ पर उसने सी की वैल्यू जो है वो दी हुई है और ए की वैल्यू जो है वो दी हुई है। तो अगर हमारे पास दो लेंथ मालूम हो और हम तीसरी लेंथ मालूम करना चाहें तो हम पाइथागोरस थ्योरम जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास बेस भी है, परपेंडिकुलर भी है, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज होता है। तो हाइपोटेन्यूज जो है वो हमने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर बाय पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास जो पाइथागोरस थ्योरम है उसका फार्मूला हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज हमने मालूम करना है जो कि बी है, तो बी का स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास √3 है, तो परपेंडिकुलर की जगह पर √3 और इसका स्क्वायर आ गया। और बेस हमारे पास √13 है, तो बेस की जगह पर √3 और बेस का स्क्वायर है तो √13 का स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पर ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, तो b का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 + 13। अब 3 + 13 जो है वो 16 हो जाएगा। अब इस तरफ हमारे पास b स्क्वायर है लेकिन हमें b की वैल्यू चाहिए, b स्क्वायर की नहीं चाहिए। तो हम दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे। अब यहाँ पर अंडर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो b आ गया। 16 जो है ये 4 का जो है 16 का अंडर रूट ये 4 के इक्वल होता है। और यहाँ पर जो कि यूनिट सेंटीमीटर है तो हमने 4 के साथ सेंटीमीटर, तो b की वैल्यू हमारे पास आ गई 4 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पर हमने लेंथ्स तो तीनों फाइंड आउट कर ली हैं, हमारे पास बेस भी है, परपेंडिकुलर भी है और हाइपोटेन्यूज भी है, लेकिन एंगल्स ये दोनों हमारे पास नहीं हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये वाला एंगल मालूम करेंगे। एंगल जब भी मालूम आपने करना है आपने tan थीटा वाला फार्मूला जो है वो लगाना है हमेशा। इस पूरी एक्सरसाइज में जहाँ पर भी आप एंगल मालूम करेंगे वहाँ पर आप tan थीटा वाला फार्मूला लगाएंगे। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अवर बेस tan। अब हमने पहले ये वाला एंगल मालूम करना है A, तो tan मेजर एंगल A, इसको हम पढ़ते हैं मेजर एंगल A। तो थीटा की जगह पर कौन सा थीटा है, A है, तो हमने tan A ले लिया इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास है √3 और बेस हमारे पास है √13। तो परपेंडिकुलर की जगह पर उसकी वैल्यू, बेस की जगह पर उसकी वैल्यू आ गई। अब कैलकुलेटर से √3 डिवाइडेड बाय √13 का आंसर निकालेंगे तो वो आएगा 0.91। अब ये इस तरफ tan है, जब इक्वल के दूसरी तरफ आएगा तो tan इनवर्स बन जाएगा। तो मेजर एंगल A इज इक्वल टू ये tan इस तरफ आ गया तो tan इनवर्स 0.91। तो कैलकुलेटर से आप जो है वो tan इनवर्स किस तरह से लिख सकते हैं, शिफ्ट और फिर tan, अगर आप tan का बटन दबाते हैं तो tan इनवर्स आ जाता है। तो tan इनवर्स 0.91 इक्वल टू, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 28.5 डिग्री। तो इसका मतलब जो हमारे पास एंगल A है ये 28.5 डिग्री जो है वो आ गया। तो अब ये हमारे पास 28.5 डिग्री है, ये हमारे पास 90 डिग्री है। अगर हमारे पास दो एंगल्स हों और हमने तीसरा एंगल मालूम करना हो तो हम ये वाला फार्मूला लगाते हैं जो ट्राइंगल का फार्मूला है, मेजर एंगल A प्लस मेजर एंगल B प्लस मेजर एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। यानी अगर A, B और C तीनों एंगल्स को आपस में प्लस करें तो वो 180 डिग्री के इक्वल आएंगे। अब मेजर एंगल A हमने मालूम किया था 28.5, तो A की जगह पर 28.5 आ गया। B 90 डिग्री है क्योंकि ये राइट एंगल है, तो B की जगह पर 90 डिग्री आ गया। C हमने मालूम करना है, ये अभी हमारे पास नहीं है, तो C जो है वो उसी तरह से इज इक्वल टू 180। अब ये दोनों इस तरफ प्लस हो रहे हैं, जब इक्वल के दूसरी साइड पर जाएंगे तो -180, ये इस तरफ आकर -28.5, ये इस तरफ आकर -90। अब कैलकुलेटर से 180 - 28.5 - 90 तो हमारे पास 61.5 डिग्री आ गया। तो इसका मतलब मेजर एंगल C हमारे पास 61.5 डिग्री है। तो अब यहाँ पर आप देखें हमने तीनों लेंथ्स जो हैं वो भी मालूम कर ली और तीनों एंगल्स जो हैं वो भी मालूम कर लिए। यहाँ पर अगेन उसने दोनों जो है वो
बेस और परपेंडिकुलर दे दिए हैं। हाइपोटेन्यूज हमने मालूम करना है। हम पिछले भी क्वेश्चन में बात कर रहे थे कि अगर हमारे पास दो लेंथ हैं और तीसरी मालूम करनी है तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, जो कि हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज हमारे पास b है तो b का स्क्वायर आ गया, परपेंडिकुलर 4 है तो 4 का स्क्वायर आ गया, बेस 4 है तो 4 का स्क्वायर। ये जो नीचे वाली लाइन है ये बेस है, जो सीधी ऊपर की तरफ होती है ये परपेंडिकुलर, और जो ये तिरछी लाइन होती है यानी राइट एंगल के सामने वाली ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज होगी। तो b का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 16 32। अब b का स्क्वायर है लेकिन हमें b की वैल्यू चाहिए तो दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे। अब b यहाँ ये जो है ये कैंसिल हो जाएगा, 32 की हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। अब फैक्टराइजेशन किस तरह से करेंगे, तो 32 की फैक्टराइजेशन, अब ये जो है ये 2 पर डिवाइड होगा, 2 1 द 2 कैरी 1 12 हो गया, 2 6 द 12, 2 पर 2 8 द 16, फिर 2 पर जो है वो डिवाइड होता है 2 4 द 8, फिर 2 पर डिवाइड 2 2 द 4, और फिर 2 पर डिवाइड 2 1 द 2। तो चूंकि यहाँ पर हमारे पास अंडर रूट है तो ये 2 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर और ये 2 अकेला, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और ये 2 अकेला आ गया। तो हमारे पास आ गया 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2। तो हम ये जो है इसको हम यहाँ पर जो है वो पुट कर देंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2। अब ये जो स्क्वायर है स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो ये दोनों 2 जो है ये अंडर रूट से बाहर आ जाएंगे और 2 2 द 4 हो गया। और ये 2 के पास स्क्वायर नहीं है कैंसिल होने के लिए, तो ये 2 के अंडर रूट के अंदर ही रहेगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो है ये b की वैल्यू आ गई। तो b हमारे पास आ गया 4 अंडर रूट ऑफ 2। तो इसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने मालूम करने हैं एंगल्स। तो यहाँ पर ये तो राइट एंगल है तो ये 90 के इक्वल। अब हमने ये वाला एंगल A मालूम करना है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो मैंने कहा था कि जब भी एंगल मालूम करना है तो आपने tan थीटा वाला फार्मूला जो है वो लगाना है। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अवर बेस, थीटा हमने A मालूम करना है तो यहाँ पर A आ गया, परपेंडिकुलर 4 है, बेस भी 4 है, तो 4/4 हमारे पास आ गया। तो 4 4 से कैंसिल हो गया तो 1। अब ये tan इस तरफ से जब दूसरी तरफ इक्वल के आएगा तो tan इन्वर्स हो जाएगा। tan इन्वर्स ऑफ 1 45 डिग्री के इक्वल होता है। तो इसका मतलब कि हमारे पास जो A एंगल है ये 45 डिग्री आ गया। अब हमने कहा था कि अगर हमारे पास दो एंगल्स हों, हमने तीसरा एंगल मालूम करना हो तो हम ये वाला फार्मूला लगाते हैं। अगर दो लेंथ हों, तीसरी लेंथ मालूम करनी है तो पाइथागोरस थ्योरम, दो एंगल हों, तीसरा एंगल मालूम करना है तो हम ये वाला फार्मूला जो है वो इस्तेमाल करेंगे, यानी तीनों एंगल्स को प्लस करें तो वो 180 के इक्वल होगा। अब मेजर एंगल A जो है 45 डिग्री है, B जो है ये 90 डिग्री है, C हमने मालूम करना है तो C उसी तरह से आ गया। अब ये दोनों इस तरफ प्लस हैं, इक्वल के जब दूसरी तरफ जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे। और कैलकुलेटर से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 180 में से 45 माइनस किया और 90 माइनस किया तो 45 जो है वो बकाया बचेगा। तो इसका मतलब कि ये एंगल हमारे पास 45 डिग्री आ गया, C एंगल। तो यहाँ पर हमने तीनों जो हैं वो लेंथ्स भी मालूम कर ली और तीनों एंगल्स जो हैं वो भी मालूम कर लिए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, ईच साइड ऑफ द स्क्वेयर फील्ड इज़ 60 मीटर। तो ये हम डायग्राम भी जो है वो साथ साथ बनाएंगे कि जो स्क्वेयर हमारे पास है, एक फील्ड है जो स्क्वेयर की शक्ल में है, स्क्वेयर जिसकी चारों लाइनें बराबर होती हैं, तो हर साइड जो है ये 60 मीटर के इक्वल है। तो ये साइड भी 60 मीटर, ये साइड भी 60, ये साइड भी 60 और ये साइड भी 60 मीटर के इक्वल हो गई। फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल्स ऑफ फील्ड। डायगोनल होती है जो अपोजिट कॉर्नर्स को आपस में मिलाती है, तो ये लाइन जो है ये डायगोनल है। इसी तरह से D को B से मिलाने वाली सीधी लाइन भी डायगोनल होगी।
तो वो कह रहा है कि डायगोनल की लेंथ जो है वो मालूम करें। तो अब यहाँ पर ये लेंथ भी हमारे पास है, ये लेंथ भी। अगर हम इस चीज़ को देखें तो ये हमारे पास एक ट्राइंगल बन जाती है, और ये चूँकि 90 का एंगल है, स्क्वायर का हर एंगल 90 का होता है, और हमारे पास जो है ये बेस भी मालूम है और परपेंडिकुलर भी मालूम है। तो बेस और परपेंडिकुलर को यूज़ करके हम हाइपोटेन्यूज जो है वो मालूम कर लेंगे। ये हमारे पास यहाँ पर क्योंकि 90 एंगल के सामने हाइपोटेन्यूज होता है, तो अगर अभी हम इसको छोड़ दें, इसकी बात करें, तो ये हमारे पास एक ट्राइंगल बन गई। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पर दो लेंथ्स हैं, तीसरी लेंथ मालूम करनी है। तो हमने बात की थी कि अगर दो लेंथ हों, तीसरी लेंथ मालूम करनी हो, तो हम पैथागोरस थ्योरम जो है वो लगाते हैं। तो यहाँ पर पैथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास ए से लेकर सी तक, यानी ये वाली लाइन है जो डायगोनल जो हमने मालूम करना है। तो हाइपोटेन्यूज के जगह पर ए से सी तक की ये ऊपर लाइन शो कर रही है। तो हमने इसका स्क्वायर ले लिया, परपेंडिकुलर 60 है तो 60 का स्क्वायर, बेस भी 60 है तो 60 का स्क्वायर बेस की जगह पर आ गया। 60 का स्क्वायर 3600 होता है, यहाँ पर भी 36, दोनों को प्लस करेंगे तो 7200। अब यहाँ पर ए सी का स्क्वायर है, लेकिन हमें ए सी चाहिए, स्क्वायर नहीं चाहिए, तो हम दोनों तरफ जो है वो स्क्वायर रूट ले लेंगे। अब यहाँ पर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। 7200 को हम सबसे पहले फैक्टराइज करेंगे, तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में फैक्टराइज किया था बिल्कुल उसी तरह से जब हम इसको फैक्टराइज करते हैं तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2 आती है। अब यहाँ पर ये 2 स्क्वायर रूट से कट के बाहर आ जाएगा, ये 2 भी स्क्वायर रूट से कट के बाहर आ जाएगा। इस 2 के पास जो है वो स्क्वायर नहीं है, तो ये स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा। इसी तरह से ये स्क्वायर रूट से कटा तो 3 बाहर आ गया, ये स्क्वायर रूट से कटा तो 5 भी बाहर आ गया, तो ये सिर्फ 2 जो है ये स्क्वायर रूट के अंदर रह जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3 5 द 15, 15 2 द 30, 30 2 द 60, तो 60 √2, और चूंकि यहाँ पर यूनिट मीटर है तो इसलिए हम मीटर यूनिट लगा देंगे। तो हम कहेंगे जो डायगोनल की लेंथ है वो 60 √2 मीटर है। इसी तरह से जो बी डी की लेंथ होगी वो भी 60 √2 के इक्वल, क्योंकि स्क्वायर के दोनों डायगोनल जो हैं उनकी लेंथ आपस में बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व द फॉलोइंग ट्राइंगल्स व्हेन मेजर एंगल बी इज़ 90 डिग्री। तो वो कह रहा है नीचे जो उसने ट्राइंगल्स दी हुई हैं उनको सॉल्व करें, लेकिन बी जो एंगल होगा वो हमेशा 90 डिग्री होगा। तो पहला क्वेश्चन उसने जो हमें दिया हुआ है बुक के अंदर वो है मेजर एंगल C इज़ इक्वल टू 60, यानी जो C एंगल है ये 60 है, और जो C लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर है। तो इसके लिए हमें पहले ट्राइंगल बनानी पड़ेगी। पहले जो हमने क्वेश्चन किए हुए हैं उनमें क्वेश्चंस के अंदर ही जो है वो ट्राइंगल्स बनी हुई हैं, लेकिन यहाँ पर ट्राइंगल्स हमें खुद जो है वो बनानी पड़ेंगी। तो हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक एंगल राइट एंगल यानी 90 डिग्री है, तो हमने राइट एंगल ट्राइंगल बना ली। यहाँ पर बी जो है ये 90 डिग्री है, तो बी जो है ये 90 डिग्री हो गया। अब दूसरी तरफ हम यहाँ पर सी एंगल है, जो हमें उसने एंगल दिया हुआ होगा वो हमने हमेशा यहाँ नीचे बनाना है, और जो एंगल हमने मालूम करना होगा वो हमने हमेशा ऊपर बनाना है। तो यहाँ पर सी एंगल उसने दिया हुआ है तो सी नीचे ए ऊपर। अगर यहाँ पर उसने ए एंगल दिया हुआ होता तो ए नीचे हम रखते, सी ऊपर रखते। तो अब यह हमारे पास ए बी और सी ट्राइंगल आ गई। अब जो ये कैपिटल बी है इसके सामने वाली लेंथ स्मॉल बी होती है, जो कैपिटल ए है इसके सामने वाली लेंथ स्मॉल ए होती है, जो कैपिटल सी है इसके सामने वाली लेंथ स्मॉल सी होती है। तो इसलिए ये बी आ गया, यहाँ पर ए आ गया और यहाँ पर सी आ गया। अब उसने चूँकि सी की वैल्यू हमें दी हुई है 3√3, तो सी की जगह पर हम उसकी वैल्यू 3√3 सेंटीमीटर जो है वो रख देंगे। तो इसका मतलब हमारे पास परपेंडिकुलर जो है वो मौजूद है और दो एंगल्स जो हैं वो मौजूद हैं। तो हमने ये दोनों लेंथ्स फाइंड आउट करनी है और साथ ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो तीन चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं, तीन चीज़ें जो है वो हमने मालूम करनी है।
तो हमने पिछले क्वेश्चन में भी बात की थी कि अगर हमारे पास परपेंडिकुलर या बेस इन दोनों में से कोई एक एंगल होगा तो हम tan थीटा की वैल्यू जो है वो पहले इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर चूंकि परपेंडिकुलर है तो tan थीटा पहले आ गया। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, थीटा हमारे पास 60 है तो थीटा की जगह पर 60 आ गया। परपेंडिकुलर 3√3 है और बेस a है। तो tan 60 जो है अगर इसमें इसकी हम टेबल में वैल्यू देखें तो tan 60 हमारे पास √3 के इक्वल होता है। तो tan 60 की जगह पर हम उसकी वैल्यू √3 लगा देंगे तो इक्वल आ गया 3 डिवाइडेड बाई उसी तरह से अब a इस तरफ डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये √3 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ इक्वल के आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पर √3 से कैंसिल हो गया तो हमारे पास आंसर 3 आ गया। तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई 3 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमने tan का फार्मूला जो है वो लगा लिया। अब नेक्स्ट हम साइन का फार्मूला जो है वो लगाएंगे। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, थीटा यहाँ पर 60 डिग्री है, परपेंडिकुलर जो है 3√3 है, हाइपोटेन्यूज b जो है ये हमने फाइंड आउट करना है। अब साइन 60 की अगर हम टेबल से वैल्यू देखें तो √3/2 आती है इज इक्वल टू 3√3/b उसी तरह से आ गया। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्योंकि इक्वल के दोनों तरफ फ्रैक्शंस हैं तो √3 b से मल्टीप्लाई कर लेगा और 2 3√3 से मल्टीप्लाई कर लेगा। अब यहाँ पर 3 to the 6 √3 उसी तरह से। अब ये 3 इस तरफ √3 मल्टीप्लाई कर रहा है, जब दूसरी तरफ आएगा तो डिवाइड कर लेगा। अब ये √3 से कैंसिल तो हमारे पास b जो है ये 6 सेंटीमीटर, तो b हमारे पास 6 सेंटीमीटर जो है वो आ गया। अब नेक्स्ट हमारे पास दो एंगल्स उसने दिए हुए हैं, तीसरा एंगल मालूम करना है। तो फार्मूला तीनों एंगल्स को प्लस करें तो 180 डिग्री के इक्वल आएगा। तो मैयर एंगल A जो है ये हमने मालूम करना है तो ये उसी तरह से आ गया। B हमारे पास 90 है और C 60 है। तो इन दोनों की जगह पर हमने वैल्यूज़ लगा दी। अब ये दोनों इस तरफ प्लस हैं, दूसरी तरफ माइनस होंगे, इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास 30 एंगल आ जाएगा, यानी यहाँ पर A एंगल जो है ये 30 डिग्री है। तो इस तरह से हमने जो है वो 6 चीज़ें मालूम कर ली, 3 साइड्स और 3 एंगल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इसमें उसने हमें जो है वो बुक के अंदर एंगल C की वैल्यू जो है वो दी हुई है और A की वैल्यू जो है वो दी हुई है। तो सबसे पहले हम राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। एंगल B क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 90 डिग्री का होगा। अब उसने हमें एंगल C जो है वो दिया हुआ है तो एंगल C नीचे आ जाएगा और जो एंगल हमें नहीं दिया हुआ वो हम ऊपर लिख लेंगे। तो A ऊपर आ गया, C जो है ये नीचे आ गया। अब कैपिटल C के सामने स्मॉल c, कैपिटल A के सामने स्मॉल a और कैपिटल B के सामने स्मॉल b। अब उसने A की वैल्यू हमें दी हुई है बुक के अंदर 8 सेंटीमीटर, तो A जो है ये 8 सेंटीमीटर आ गया। नेक्स्ट हमने बात की थी कि सबसे पहले हम साइड्स मालूम करते हैं फिर एंगल्स जो है वो मालूम करते हैं हमेशा। तो हमारे पास जो साइड है वो बेस है और हमने बात की थी अगर परपेंडिकुलर या बेस में से कोई भी साइड हो तो हम tan थीटा पहले इस्तेमाल करेंगे। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, थीटा 45 डिग्री है, परपेंडिकुलर C है और बेस 8 है। tan 45 1 के इक्वल होता है, C/8 उसी तरह 8 इस तरफ डिवाइड कर रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई कर लेगा। 8 1 दा 8, चूँकि यूनिट सेंटीमीटर है तो यहाँ पर सेंटीमीटर आ जाएगा और C की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। तो अब हमारे पास ये दोनों वैल्यूज़ आ गई, हमने तीसरी वैल्यू मालूम करनी है। तो ये हम साइन थीटा यूज़ करके B मालूम कर सकते हैं। और अगर हमने पहले ये भी बात की थी कि हमारे पास दो साइड्स हों तो हम पैथागोरस थ्योरम लगाकर भी तीसरी साइड मालूम कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर जो है वो साइन थीटा लगा लिया, पहले tan थीटा फिर साइन थीटा। अगर उसने एक वैल्यू दी हुई है और वो परपेंडिकुलर या बेस में से है तो पहले tan थीटा फिर साइन थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, थीटा 45 डिग्री, परपेंडिकुलर 8 सेंटीमीटर
हाइपोटेन्यूज जो है वो हमने मालूम करना है। यहाँ पर आप इसी तरह से भी और हाइपोटेन्यूज की जगह पर यहाँ पर ही बी जो है वो लिख सकते हैं, क्योंकि हाइपोटेन्यूज हमारे पास बी है। साइन 45 1/√2 के इक्वल आ गया, 8 हाइपोटेन्यूज उसी तरह से। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हाइपोटेन्यूज 1 से मल्टीप्लाई कर लेगा, √2 8 से मल्टीप्लाई कर लेगा। हाइपोटेन्यूज ने 1 से मल्टीप्लाई किया तो हाइपोटेन्यूज, 8 ने √2 से मल्टीप्लाई किया तो 8√2 आ गया। हाइपोटेन्यूज जो कि हमारे पास b है, तो b इज इक्वल टू 8√2 सेंटीमीटर। तो b की वैल्यू यहाँ पर 8√2 सेंटीमीटर हमारे पास आ गई। अब हमने तीनों जो है वो लेंथ्स मालूम कर ली हैं। अब हमने एंगल मालूम करना है। ये वाला जो है हमें 2 एंगल उसने दिए हुए हैं, तीसरा मालूम करना है। तो मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ए हमने मालूम करना है, तो ये उसी तरह से बी 90 डिग्री है और सी 45 डिग्री है। ये दोनों इस तरफ प्लस दूसरी तरफ माइनस हो जाएंगे। जब इनको प्लस माइनस करेंगे तो 45 जो है वो हमारे पास आंसर। तो ए हमारे पास जो है वो 45 डिग्री आंसर आ गया। हमारे पास तीनों एंगल्स भी आ गए और तीनों साइड्स भी आ गई। थर्ड पार्ट में ए 12 सेंटीमीटर और सी जो है ये 6 सेंटीमीटर जो है वो दिया हुआ है। तो ए और सी हमें दिया हुआ है और बी जो है ये हमने फाइंड आउट करना है। उसी तरह से हमने ट्रायंगल बना लेनी है। तो 90 डिग्री जो है ये बी हो जाएगा और सी और ए दोनों नहीं दिए हुए, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप सी नीचे रखते हैं, ए ऊपर रखते हैं, या ए नीचे रखते हैं, सी ऊपर रखते हैं। बस ये आपने ध्यान रखना है कि अगर ए ऊपर रखा है तो ए के सामने स्मॉल ए आना चाहिए, सी के सामने स्मॉल सी आना चाहिए और बी के सामने स्मॉल बी जो है वो आना चाहिए। अब 2 लेंथ्स हमारे पास हैं, तीसरी लेंथ मालूम करनी है तो पाइथागोरस थ्योरम हम लगाएंगे। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज बी है तो बी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर 6 है तो 6 का स्क्वायर और बेस 12 है तो यहाँ पर 12 का स्क्वायर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे। 6 का स्क्वायर 36, 12 का स्क्वायर 144, इन दोनों को प्लस किया तो 180 आ गया। अब चूंकि बी स्क्वायर है हमें बी चाहिए तो हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट से कैंसिल तो बी बच गया। इसको जब हमने फैक्टराइज किया तो 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 5 आ गया। अब ये 2 बाहर आ जाएगा, 3 भी बाहर आ जाएगा, लेकिन 5 के पास स्क्वायर नहीं है तो ये अंदर ही रहेगा। 2 3 था 6 बाहर आ गया और √5 अंदर ही है। तो इसका मतलब कि बी हमारे पास जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी 6√5 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट हमने जो है वो एंगल मालूम करना है। तो एंगल अगर हमने मालूम करना है, उसने एक एंगल दिया हुआ है या कोई एंगल नहीं दिया हुआ, तो जब हमने इस तरह एंगल मालूम करना है तो हमने tan थीटा वाला फार्मूला लगाना है। अगर उसने 2 एंगल दिए हुए होते, तीसरा एंगल मालूम करना होता तो ये फार्मूला लगाना था। अब अगर उसने सिर्फ एक एंगल दिया हुआ है, 2 मालूम करने हैं, तो उसके लिए हम tan थीटा वाला फार्मूला जो है वो लगाते हैं। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अवर बेस। तो tan थीटा यहाँ पर जो है वो c है, तो थीटा की जगह पर c एंगल आ गया। परपेंडिकुलर 6 है और बेस जो है ये 12 है। तो 6 और 12 को कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो 0.5 के इक्वल आ गया। tan मेजर एंगल c इज इक्वल टू 0.5। अब tan यहाँ पर जब दूसरी तरफ इक्वल के जाएगा तो tan इनवर्स हो जाएगा। तो मेजर एंगल c इज इक्वल टू tan इनवर्स 0.5। तो कैलकुलेटर से tan इनवर्स 0.5 की वैल्यू आप मालूम करोगे तो वो 26.6 डिग्री आएगी। तो यहाँ पर ये वैल्यू 26.6 डिग्री जो है वो आ गई। अब इन दोनों को हमारे पास अब 2 एंगल्स हैं, तीसरा मालूम करना है। तो जब 2 एंगल्स हों, तीसरा मालूम करना हो तो हम ये वाला फार्मूला जो है वो लगाएंगे। तो मेजर एंगल ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180। ए हमने मालूम करना है, बी और सी हमारे पास हैं। बी 90 है, सी 26.6 है। तो बी की जगह पर उसकी वैल्यू, सी की जगह पर उसके एंगल की वैल्यू। अब ये दोनों इस तरफ प्लस हैं, दूसरी तरफ जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे। इनको सॉल्व किया तो 63.4 डिग्री। तो मेजर एंगल ए यानी ए एंगल हमारे पास 63.4 डिग्री है, 63.4 डिग्री। तो यहाँ पर हमें तीनों एंगल्स भी मालूम हो गए, तीनों लेंथ्स भी जो है वो मालूम हो गई। अब नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें उसने ए एंगल जो है वो बुक के अंदर दिया हुआ है और सी लेंथ दी हुई है। तो हमने एक ट्राइंगल बना ली, बिल्कुल जैसे हम पहले बनाते रहे हैं। ये एंगल 90 हो गया। अब यहाँ पर उसने ए एंगल हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ए हम नीचे लिख लेंगे, जो हमें नहीं दिया हुआ वो हम ऊपर लिखेंगे। पहले उसने सी जो है वो एंगल दिया हुआ होता था, तो सी नीचे लिखते थे, ए ऊपर लिखते थे। इस क्वेश्चन में ए एंगल दिया हुआ है, तो ए नीचे आ गया, सी जो है ये ऊपर आ गया, क्योंकि सी हमने मालूम करना है। और सी के सामने सी, ए के सामने स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी। सी की वैल्यू हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, तो सी की वैल्यू 4 सेंटीमीटर जो है वो आ गई। तो हमने बात की थी, अगर परपेंडिकुलर और बेस में से कोई वैल्यू दी हुई होगी तो हम tan थीटा पहले लगाएंगे, बाद में sin थीटा लगाएंगे। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अवर बेस, थीटा 60 डिग्री है, परपेंडिकुलर ए है, बेस 4 है। tan 60 √3 के इक्वल होता है। ये 4 इस तरफ डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ आएगा तो मल्टीप्लाई, तो 4 √3, और यूनिट चूँकि सेंटीमीटर है तो यहाँ पर यूनिट सेंटीमीटर, तो इस तरफ सिर्फ ए रह गया। तो ए हमारे पास है 4 √3, तो ए इक्वल है 4 √3 के। अब नेक्स्ट ए भी आ गया, सी भी आ गया, बी मालूम करना है। तो साइन थीटा, अगर पहले टैन थीटा लगाया है तो बाद में साइन थीटा जो है वो लगेगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अवर हाइपोटेन्यूज, थीटा 60 डिग्री है, परपेंडिकुलर 4 √3 है, हाइपोटेन्यूज हमने मालूम करना है। तो साइन 60 डिग्री टेबल के अकॉर्डिंग √3/2 के इक्वल है, इज इक्वल टू 4 √3 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। इसी तरह से आ गया। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी √3 हाइपोटेन्यूज से, और 2 4 √3 से मल्टीप्लाई करेगा। √3 हाइपोटेन्यूज से मल्टीप्लाई कर रहा है, अब ये सिर्फ मल्टीप्लाई कर रहा है तो दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड कर लेगा। अब यहाँ पर ये √3 से कैंसिल, 4 to the 8, और यूनिट चूँकि सेंटीमीटर है तो बी हमारे पास आ गया 8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमने तीनों लेंथ्स जो है वो फाइंड आउट कर ली। अब 2 एंगल्स हमें जो है वो मालूम है, तीसरा एंगल मालूम करना है। तो हमने ये वाला फार्मूला लगाया, ए 60 डिग्री है, बी 90 डिग्री है, सी हमने मालूम करना है। तो सी उसी तरह से आ गया। अब ये दोनों इस तरफ प्लस हैं, जब इक्वल के दूसरी साइड पर जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे। 180 -60 -90 30 के इक्वल होगा। तो मेजर एंगल सी जो है ये 30 डिग्री हमारे पास आ गया। तो तीनों एंगल्स भी मालूम हो गए, तीनों साइड्स भी मालूम हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में ए एंगल है हमारे पास और सी लेंथ है। तो हम एक ट्राइंगल बनाएंगे, यहाँ पर बी एंगल आ जाएगा। जो एंगल उसने दिया हुआ होगा क्वेश्चन के अंदर वो हमारे पास नीचे आ जाएगा, और जो एंगल हमने मालूम करना है वो ऊपर। अब यहाँ पर ए एंगल दिया गया है तो ए नीचे आ गया, सी जो है ये ऊपर, क्योंकि ए बी और सी के सामने स्मॉल सी, ए के सामने स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी। तो सी लेंथ उसने हमें दी हुई है, तो सी 4 सेंटीमीटर आ गया। अब सबसे पहले हमने लेंथ्स मालूम करनी है। तो हमने बात की, हर क्वेश्चन में तकरीबन यही बात कर रहे हैं सिवाय एक क्वेश्चन के। हर क्वेश्चन में टैन थीटा पहले लग रहा है, साइन थीटा बाद में लग रहा है। सिर्फ अभी तक एक क्वेश्चन आया है जिसमें साइन थीटा पहले और टैन थीटा बाद में। उसमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू दी हुई थी। अगर हाइपोटेन्यूज की वैल्यू देगा तो साइन थीटा पहले लगाएंगे, टैन थीटा बाद में। अगर परपेंडिकुलर या बेस में से कोई वैल्यू है तो टैन थीटा पहले, साइन थीटा बाद में। तो यहाँ पर बेस दी हुई है तो इसलिए हम टैन थीटा पहले लगा रहे हैं। तो टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अवर बेस, थीटा यहाँ पर 30 डिग्री है तो थीटा की जगह पर 30, परपेंडिकुलर ए है, बेस 4 है। tan 31/√3 के इक्वल होता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की तो √3 ए से मल्टीप्लाई कर लेगा, 1 4 से मल्टीप्लाई कर लेगा। ये √3 इस तरफ मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ डिवाइड हो गया, 4 1 द 4 डिवाइडेड बाय √3, सेंटीमीटर यूनिट 7 आ गया। तो ए हमारे पास हो गया 4 √3 के इक्वल, सेंटीमीटर यूनिट 7। नेक्स्ट
दो लेंथ्स आ गई। अब तीसरी लेंथ मालूम करने के लिए साइन थीटा, क्योंकि पहले अगर टैन थीटा इस्तेमाल करेंगे तो उसके बाद साइन थीटा इस्तेमाल करेंगे। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज थीटा 30 डिग्री, परपेंडिकुलर जो है 4√3, हाइपोटेन्यूज बी है तो बी उसी तरह से आ गया। साइन 30 1/2 के इक्वल होता है। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, बी 1 से मल्टीप्लाई कर लेगा, 2 4√3 से मल्टीप्लाई कर लेगा, 1 बी से मल्टीप्लाई करेगा तो बी आ गया, 4 टू द 8 डिवाइडेड बाई √3 सेंटीमीटर यूनिट आ गया। तो इसका मतलब बी की वैल्यू 8 डिवाइडेड बाई √3 सेंटीमीटर। तो लेंथ्स हमने तीनों फाइंड कर ली। अब दो एंगल्स दिए हुए हैं, तीसरा एंगल मालूम करना है, तो वही फार्मूला जो हम हर क्वेश्चन में यूज़ कर रहे हैं। तो ए हमारे पास एंगल है 30, बी है 90, सी हमने मालूम करना है। तो ये दोनों इस तरफ प्लस हैं, दूसरी तरफ जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे, 180 माइनस 30 माइनस 90 तो 60 डिग्री हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब सी एंगल जो है ये 60 डिग्री है। तो हमने तीनों जो है वो एंगल्स भी मालूम कर लिए, तीनों लेंथ्स भी मालूम कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, बी वैल्यू और ए वैल्यू यानी दोनों लेंथ उसने दी हुई हैं, हमें जो है वो एंगल नहीं दिया हुआ, तो हम ट्रायंगल बनाएंगे। यहाँ पर बी आ जाएगा। अब चूंकि उसने एंगल कोई भी नहीं दिया हुआ तो आप ए या सी नीचे ऊपर अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, लेकिन ए के सामने स्मॉल ए, सी के सामने स्मॉल सी और बी के सामने स्मॉल बी आना चाहिए। तो अब b की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, a की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है। अब दो लेंथ उसने दे दी हैं, तीसरी लेंथ मालूम करनी है तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर लेंगे, क्योंकि दो लेंथ्स अगर दी हैं तीसरी लेंथ मालूम करनी है तो पाइथागोरस थ्योरम हम इस्तेमाल करते हैं। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज 10 है तो 10 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर 6 है तो 6 का स्क्वायर, बेस हमने मालूम करनी है। 10 का स्क्वायर 100, 6 का स्क्वायर 36, ये तरफ प्लस हो रहा है 36, इक्वल के दूसरी तरफ माइनस हो जाएगा, 100 माइनस 36 64 आ गया सी स्क्वायर। अब हमें सी की वैल्यू चाहिए, सी स्क्वायर की नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अंडर रूट ले लेंगे, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, 64 का स्क्वायर रूट 8 के इक्वल होता है, चूँकि यूनिट सेंटीमीटर है तो 8 के साथ सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हमारे पास 8 सेंटीमीटर आंसर आ गया। अब हमने तीनों लेंथ्स जो है वो मालूम कर ली हैं। अब एंगल्स मालूम करने हैं। अब एक एंगल हमें मालूम है, दो मालूम नहीं है। तो मैंने कहा था कि अगर दो एंगल मालूम नहीं है तो हम टैन थीटा लगाते हैं। टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अवर बेस। तो टैन थीटा यहाँ पर ए है तो टैन ए आ गया, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास 6 है और बेस हमारे पास 8 है, तो 6 डिवाइडेड बाई 8 आ गया। अब 6 डिवाइडेड बाई 8 कैलकुलेटर से 0.75 के इक्वल हो जाएगा। टैन इस तरफ से जब इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो टैन इन्वर्स हो जाएगा, क्योंकि हमें सिर्फ एंगल ए की वैल्यू चाहिए, तो टैन यहाँ से ख़त्म करना है, तो टैन को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। टैन इन्वर्स 0.75 कैलकुलेटर से अगर आप इसका आंसर मालूम करें तो 36.9 डिग्री जो है वो इसका आंसर आएगा। तो ए जो है ये हमारे पास 36.9 डिग्री आ गया। अब दो एंगल्स हमारे पास आ चुके हैं, तीसरा एंगल मालूम करना है, तो मेजर एंगल ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 वाला फार्मूला, ए 36.9 डिग्री, बी 90 डिग्री, सी हमने मालूम करना है। तो ये इसी तरह से, अब ये दोनों इस तरफ प्लस हैं, जब दूसरी तरफ जाएंगे इक्वल के तो माइनस हो जाएंगे। तो 180 माइनस 36.9 माइनस 90 तो आंसर आएगा 53.1 डिग्री। तो इसका मतलब कि ये हमारे पास जो सी एंगल है ये 53.1 डिग्री जो है वो है। तो हमने तीनों एंगल्स और तीनों लेंथ्स जो है वो हमने मालूम कर ली हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में जो स्टेटमेंट है, लेट क्यू एंड आर बी द 2 पॉइंट्स ऑन द सेम बैंक ऑफ द कैनाल, यानी कोई नहर है तो नहर के एक साइड पर Q और R दोनों जो हैं ये पॉइंट्स मौजूद हैं, Q एंड R। तो ये फ़र्ज़ करें नहर है, जो पानी जो है ये वेव्स जो है वो पानी को शो कर रही हैं, तो Q R जो है वो एक साइड पर। ये जो डायग्राम है ये क्वेश्चन का हिस्सा है, तो ये आपको बनी बनाई मिलेगी, लेकिन इसको समझना जो है ये ज़रूरी है। तो Q R जो है ये जो नहर है इसके एक किनारे की तरफ पॉइंट्स हैं,
एंड पी पॉइंट इज प्लेस्ड ऑन द अदर बैंक स्ट्रेट टू पॉइंट आर, और पी जो है ये नहर के दूसरे किनारे पर है लेकिन आर से बिल्कुल सीधा है, यानी आर और पी जो है ये एक ही लाइन में जो है वो मौजूद हैं लेकिन दोनों नहर के अपोजिट किनारों पर हैं। फाइंड द विड्थ ऑफ द कैनाल, तो हमने कैनाल की विड्थ जो है वो मालूम करनी है, यानी आर से लेकर पी तक का डिस्टेंस, क्योंकि ये नहर का एक किनारा है, ये दूसरा किनारा है और ये चूँकि सीधी लाइन है तो इसलिए हम ये अगर मालूम करेंगे तो हमें लेंथ की, नहर की जो है वो चौड़ाई जो है वो मालूम हो जाएगी। तो उसने जो हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं क्वेश्चन के अंदर ये जो वैल्यू है 13 सेंटीमीटर, यानी Q से P का जो डिस्टेंस है ये 13 सेंटीमीटर है और Q से R का जो डिस्टेंस है ये 5 सेंटीमीटर है। तो हमने ये वाला डिस्टेंस जो है वो मालूम करना है। तो सिंपल दो लेंथ्स उसने दी हुई हैं, तीसरी लेंथ हमने मालूम करनी है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम जो है वो इस्तेमाल करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज जो 90 के सामने वाला एंगल होता है ये हाइपोटेन्यूज होता है, तो 13 का स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, जो सीधी लाइन है ये परपेंडिकुलर है P से लेकर R तक, तो P से लेकर R तक ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर जो है ये आ गया। और बेस जो है ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, तो बेस की जगह पर 5 और बेस का स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25, प्लस हो रहा है इस तरफ 25 इक्वल के दूसरी तरफ माइनस हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 144 इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर। अब हमें स्क्वायर नहीं चाहिए तो हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। 144 जो है इसका स्क्वायर रूट सॉल्व करें तो 12 के इक्वल आता है और पी आर यहाँ इस तरफ आ गया, तो P से लेकर R तक का जो डिस्टेंस है ये 12 सेंटीमीटर है, तो ये 12 सेंटीमीटर। तो नहर की चौड़ाई जो है ये हमें मालूम हो गई है कि ये 12 सेंटीमीटर नहर जो है ये चौड़ी है। और दूसरे नंबर पर वो कह रहा है एंड एंगल PQR, हमने एंगल PQR मालूम करना है। अब एंगल PQR कौन सा होगा, ये जो दरमियान में वैल्यू होती है ये मेन एंगल होता है, यानी हमने Q मालूम करना है, PQR यानी ये वाला एंगल P से लेकर Q तक, Q से लेकर R तक, ये जो दोनों लेंथ्स हैं इनके दरमियान बनने वाला एंगल। तो जो दरमियान में वैल्यू होती है हमेशा वो वाला एंगल हम लेते हैं। तो अब हमने एंगल मालूम करना है, तो एंगल हम किस तरह से मालूम करेंगे, हमें एक एंगल उसने दिया हुआ है, ये दोनों एंगल्स नहीं है, तो हमने बात की थी कि अगर हमारे पास दो एंगल नहीं होंगे तो हम tan थीटा वाला फार्मूला जो है वो लगाएंगे एंगल मालूम करने के लिए। अगर एक एंगल नहीं होगा, दो दिए हुए होंगे, तो फिर एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 वाला फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर सिर्फ एक एंगल है तो हम इसलिए tan वाला फार्मूला जो है वो लगाएंगे दूसरा एंगल मालूम करने के लिए। तीसरा एंगल मालूम करना हो तो उसके लिए A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 180 वाला फार्मूला लगाएंगे। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, थीटा हमने Q वाला मालूम करना है, तो थीटा जो है ये Q आ जाएगा। परपेंडिकुलर 12 है और बेस 5 है, तो 12/5। अब इन दोनों को कैलकुलेटर से डिवाइड करें तो 2.4 आंसर आ गया। हमें Q चाहिए, tan नहीं चाहिए, तो tan को इक्वल के दूसरी तरफ लाएंगे तो ये tan इन्वर्स हो जाएगा। कैलकुलेटर से tan इन्वर्स 2.4 की वैल्यू निकालेंगे तो 67.37 आ जाएगी। तो इसका मतलब हमारे पास ये जो Q एंगल है ये 67.37 डिग्री होगा। तो हमने दोनों वैल्यूज़ यानी नहर की चौड़ाई भी मालूम कर ली और जो Q एंगल है इसकी वैल्यू भी मालूम कर ली है। क्वेश्चन नंबर 6, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x इन द एडजॉइनिंग फिगर। ये जो दो ट्रायंगल उसने आपस में ज्वाइन की हुई हैं, इस फिगर में ये जो x है इसकी वैल्यू हमने मालूम करनी है। तो x की वैल्यू किस तरह से मालूम करेंगे, अब यहाँ पर अगर इन तीनों लेंथ्स में देखें तो उसने सिर्फ हमें एक लेंथ जो है वो दी हुई है, ना हमें ये वाली लेंथ मालूम है ना हमें ये वाली लेंथ मालूम है। लेकिन अगर हम इस ट्रायंगल में देखें तो इस ट्रायंगल में हमें उसने दो लेंथ्स जो है वो दी हुई हैं, यानी ये लेंथ भी है और ये लेंथ भी है, यानी हाइपोटेन्यूज भी हमारे पास मौजूद है और बेस भी हमारे पास मौजूद है। हमने परपेंडिकुलर जो है ये मालूम कर लेना है।
तो अगर हमारे पास दो लेंथ हों तो पैथागोरस थ्योरम के को इस्तेमाल करके हम तीसरी लेंथ जो है वो मालूम कर सकते हैं। तो पहले हम ये दोनों लेंथ इस्तेमाल करके ये मालूम करेंगे, फिर इन दोनों लेंथ्स को इस्तेमाल करके ये वाली लेंथ मालूम करेंगे। तो हम पहले इस ट्राइंगल की बात करते हैं, ये वाली जो ट्राइंगल है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये हमारे पास बेस भी मौजूद है और हाइपोटेन्यूस, क्योंकि 90 के सामने जो एंगल होता है ये हाइपोटेन्यूस होता है। तो बेस और हाइपोटेन्यूस मौजूद है और हम जो है वो परपेंडिकुलर जो है वो मालूम कर लेंगे। तो पैथागोरस थ्योरम लगाया, हाइपोटेन्यूस हमारे पास 17 है ये बी के सामने, और परपेंडिकुलर हमने मालूम करना है, बेस हमारे पास 10 है, तो बेस की जगह पर 10 और इसका स्क्वायर 17 का स्क्वायर 289, कैलकुलेटर से आप मालूम कर सकते हैं। परपेंडिकुलर हमारे पास बी से डी तक का डिस्टेंस है, तो परपेंडिकुलर की जगह पर बी डी का डिस्टेंस आ गया और इसका स्क्वायर है, तो यहाँ पर स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 आ गया, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस किया तो 189। अब बी डी का स्क्वायर है लेकिन हमें तो बी डी चाहिए, तो हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये कैंसिल हो गया, तो 189 सेंटीमीटर। तो ये लेंथ हमारे पास आ गई 189 का अंडर रूट। सेंटीमीटर। अब यहाँ पर अब हम देखें तो हमारे पास ये लेंथ भी है, ये लेंथ भी है, यानी 90 एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर भी है, हाइपोटेन्यूस भी है और परपेंडिकुलर भी मौजूद है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस को इस्तेमाल करके हम बेस जो है वो मालूम कर सकते हैं। तो हम दोबारा से पैथागोरस थ्योरम अब इस ट्राइंगल के लिए लगाएंगे। पहले इस ट्राइंगल के लिए पैथागोरस थ्योरम लगाया, इन दोनों लेंथ्स को इस्तेमाल करके ये लेंथ फाइंड आउट की। अब इस ट्राइंगल के लिए पैथागोरस थ्योरम लगाएंगे और इन दोनों लेंथ्स को इस्तेमाल करके तीसरी लेंथ जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो ये हमारे पास फार्मूला आ गया, हाइपोटेन्यूस 189 का अंडर रूट है, तो 189 के अंडर रूट का स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 8 सेंटीमीटर है, तो 8 का स्क्वायर आ गया। जो बेस है ये x है, तो x का स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पर ये अंडर रूट स्क्वायर से कट जाएगा, तो 189 इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब 64 इस तरफ प्लस है, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, जब हमने माइनस किया तो 125 आ गया और इस तरफ एक्स स्क्वायर। अब हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, एक्स स्क्वायर की नहीं चाहिए, तो हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो एक्स आ गया। 125 की जब हमने फैक्टराइजेशन की तो 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 आ गया। अब ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर बाहर आ जाएगा, इसके पास स्क्वायर नहीं है तो ये स्क्वायर रूट के अंदर ही वैल्यू रहेगी, तो 5 अंडर रूट ऑफ 5 सेंटीमीटर एक्स की वैल्यू। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई 5 अंडर रूट ऑफ 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, वो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में, इफ़ द लैडर इज़ प्लेस्ड, लैडर मतलब लकड़ी की जो सीढ़ी होती है, इज़ प्लेस्ड अलोंग द वॉल। अगर लकड़ी की सीढ़ी को, ये फ़र्ज़ करें लकड़ी की सीढ़ी है, इसको हमने वॉल के अगेंस्ट जो है वो खड़ा किया है। हम हमेशा लकड़ी की जो सीढ़ी है उसको टेढ़ा करके जो है वो वॉल के साथ लगाते हैं ताकि वो बैलेंस रहे। सच दैट फुट ऑफ द लेडर इज़ 2 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। तो जो फुट है लेडर का, यानी जो नीचे वाला हिस्सा है सीढ़ी का, वो वॉल से 2 मीटर के डिस्टेंस पर है। इफ़ द लेंथ ऑफ द लेडर इज़ 8 मीटर, जो लैडर की लेंथ है ये 8 मीटर है, यानी जो सीढ़ी की लंबाई है ये 8 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल। तो हमने वॉल की हाइट जो है यानी वॉल की लंबाई मालूम करनी है। यानी वो कह रहा है कि हमने एक लकड़ी की सीढ़ी जो है वो दीवार के साथ लगाई हुई है। जो लकड़ी की सीढ़ी का नीचे वाला सिरा है ये दीवार से 2 मीटर दूर है और जो सीढ़ी की लंबाई है वो 8 मीटर है। तो दीवार की लंबाई हमने मालूम करनी है। तो ये यहाँ पर देखें हमारे पास एक ट्रायंगल बन गई है, ये हमारे पास 90 का एंगल जो है ये बन गया। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 2 लेंथ्स हैं, तीसरी लेंथ जो है ये हमने मालूम करनी है, यानी दीवार की लंबाई जो है। तो हम अगर हमारे पास 2 लेंथ्स हों, तीसरी मालूम करनी हो, तो हम पैथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस के स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस 90 के सामने जो एंगल होता है ये हाइपोटेन्यूस है, जो लेंथ होती है।
तो ये 8 मीटर है, तो हाइपोटेन्यूज की जगह पर 8 आ गया और उसका स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू परपेंडिकुलर जो सीधी लाइन हो, तो परपेंडिकुलर बी से सी तक की लाइन है जो हमने फाइंड आउट करनी है, और बेस 2 है तो बेस की जगह पर 2 आ गया। 8 का स्क्वायर 64 आ गया, 2 का स्क्वायर 4 आ गया। अब 4 इस तरफ प्लस है, इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इस तरफ बी सी का होल स्क्वायर रह गया। 64 माइनस 4 60 और इस तरफ बी सी का स्क्वायर। अब हमने स्क्वायर ख़त्म करना है तो हम स्क्वायर रूट जो है वो ले लेंगे, स्क्वायर रूट से जो है ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास यहाँ पर बी सी यानी ये वाली लेंथ जो है ये बच गई। और 60 का जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो 7.75 के इक्वल आ जाएगा, और यूनिट चूँकि यहाँ पर मीटर दिया हुआ है तो यहाँ पर भी यूनिट साथ मीटर आ जाएगा। तो इसका मतलब दीवार की जो लंबाई है वो 7.75 मीटर जो है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में जो स्टेटमेंट है द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड ए बी सी डी, यानी हमारे पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, यानी ऐसा मैदान है जो रेक्टेंगल की शक्ल का है। रेक्टेंगल बेसिकली दो लेंस जो है वो आपस में बराबर और दो लेंस जो है ये आपस में बराबर। तो एक हमारे पास रेक्टेंगुलर फील्ड है ए बी सी और डी, तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड है। तो इज 9 मीटर, तो जो डायगोनल है रेक्टेंगुलर फील्ड का, डायगोनल जो अपोजिट कॉर्नर्स को आपस में मिलाता है वो x+9 मीटर है। एंड द साइड्स आर, और जो साइड्स हैं, एक साइड है x+7 मीटर, तो एक साइड x+7 मीटर एंड x मीटर, और दूसरी साइड x मीटर है। तो जो उसने डायगोनल दिया हुआ है वो x+9 मीटर है, जो एक साइड है वो x+7 मीटर है, जो दूसरी साइड है वो x मीटर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो हमने x की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है कि x की जगह पर क्या आएगा। तो उसने यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसमें दो लेंथ जो है वो दी हुई हैं, तीसरी लेंथ जो है वो हमने मालूम यानी x हमने मालूम करना है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम जो है वो इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमारे पास जो 90 के सामने होता है x+9 मीटर, तो हाइपोटेन्यूज x+9 का स्क्वायर आ गया। परपेंडिकुलर जो ऊपर से नीचे सीधी लाइन होती है तो ये x है, तो x का स्क्वायर, और बेस x+7 है तो बेस की जगह पर x+7 आ गया, और बेस का स्क्वायर है तो x+7 का स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पर ये फार्मूला लग रहा है a + b का होल स्क्वायर, तो a² + b² + 2ab इज इक्वल टू x² आ गया। यहाँ पर भी a + b का फार्मूला है, तो a² यानी x का स्क्वायर, b² यानी 7 का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का a और b आ गया। अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। x² + 9 का स्क्वायर 81 प्लस 9 to the 18 साथ x आ गया इज इक्वल टू x² प्लस x का स्क्वायर x² आ गया, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 7 to the 14 साथ x आ गया। अब हम सभी वैल्यूज़ को एक तरफ ले जाएंगे ताकि हम प्लस माइनस कर सके, तो ये सारी वैल्यूज़ जो है वो हम इक्वल के इस साइड पर ले आते हैं क्योंकि इस साइड पर ज़्यादा वैल्यूज़ हैं। तो अगर हम इनको इस साइड पर लेकर जाएंगे माइनस की वैल्यूज़ आएंगी, फिर हमें माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो इसलिए जो कम वैल्यूज़ हैं उनको हम ज़्यादा वैल्यूज़ की तरफ जो है वो ले आते हैं। तो x² + x² + 49 + 14x, ये सिर्फ प्लस है, दूसरी तरफ माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस। अब इस तरफ कुछ भी नहीं बचा तो इस तरफ 0 आ गया। x² + x² - x², अब ये प्लस x² है, ये माइनस x² है, ये कैंसिल हो जाएंगे, x² बाकी बचा। यहाँ पर 18 में से 14 गए तो 4x हमारे पास साइन जो है वो बड़ी वैल्यू का आ जाएगा। 81 में से 49 को माइनस किया तो 32 और साइन जो है ये बड़ी वैल्यू का आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको सीधा करके लिख लेंगे, x² - 4x - 32 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम जो है ये पेयर बनाते हैं दरमियान वाली वैल्यू का।
तो इसका पेयर बनाने के लिए हमें जो है ये मल्टीप्लाई करने पर -32 मिलना चाहिए और प्लस माइनस करने पर माइनस जो है ये 4 मिलना चाहिए। अगर हम इसको सॉल्व करें तो मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास ये दोनों नंबर आने चाहिए, यानी यहाँ पर 1 है तो 1 -32 से मल्टीप्लाई करेगा तो -32, तो मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास -32 वैल्यू आनी चाहिए और प्लस माइनस करने पर दरमियान वाली यानी -4 जो है ये प्लस माइनस करने पर आनी चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर पेयर देखें तो 8 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 8 4 दा 32 और 8 में से 4 को माइनस करें तो -4 आ जाता है, 4 आ जाता है क्योंकि 8 - 4 4। अब हमें अगर साइन की बात करें तो यहाँ पर जो भी साइन होता है वो बड़ी वैल्यू के साथ आ जाता है और यहाँ पर क्या उसे कहते हैं जो साइन होगा इन दोनों साइंस को मल्टीप्लाई करने से जो साइन आएगा वो छोटी वैल्यू के साथ यानी माइनस माइनस प्लस, तो छोटी वैल्यू के साथ प्लस जो है वो साइन आ जाएगा। तो हमारे पास दो पेयर बने -8 और +4 और दोनों के साथ हम x लगा देंगे क्योंकि दरमियान वाली वैल्यू के साथ x, तो -8 + 4x। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमने -8x + 4x दरमियान वाली वैल्यू की जगह पर जो है वो लगा दिया है। अब पहली दो वैल्यू में से कॉमन ले लेंगे, दूसरी दो वैल्यू में से कॉमन ले लेंगे, तो पहली दो में से x कॉमन आ गया, पीछे यहाँ पर 1x बचा क्योंकि 1x कॉमन आ गया है माइनस और 1x कॉमन आ गया, पीछे 8 बचा। इसी तरह से इन दोनों में जो है वो 4 कॉमन आ गया है और पीछे x बचा, तो 4 8 दा 32 होता है तो इसलिए अंदर 8 बचा क्योंकि 32 में से जब हम 4 कॉमन लेंगे तो पीछे 8 बचेगा, माइनस उसी तरह से आ गया। अगर हमारी दोनों ब्रैकेट सेम आए तो इसका मतलब हमारी पेयरिंग जो है वो ठीक हुई है। तो यहाँ पर हमारी ब्रैकेट सेम है। अब ब्रैकेट जो है ये एक दफ़ा हम लिख लेंगे और ब्रैकेट के बाहर जो वैल्यूज़ हैं उनको हम एक ब्रैकेट के अंदर जो है वो लिख लेंगे। x - 8 एक ब्रैकेट में आ गया यानी हमने कॉमन ले लिया और x + 4 एक ब्रैकेट में आ गया। अब हम क्या करेंगे, हम दोनों को जो है वो सेपरेटली सॉल्व कर लेंगे। तो x - 8 = 0, x + 4 = 0। ये -8 दूसरी तरफ जाएगा तो +8, ये +4 दूसरी तरफ जाएगा तो -4। अब चूंकि ये माइनस आ गई है वैल्यू तो यहाँ पर हमारे पास चूंकि फील्ड है तो फील्ड में जब भी हम मेजरमेंट करते हैं तो वो माइनस में नहीं हो सकती, वो हमेशा प्लस में होती है। तो इसलिए हम लिख देंगे माइनस वाले के साथ कि ये पॉसिबल नहीं है और जो हमारे पास ये प्लस में वैल्यू आई है ये हमारा आंसर है। चूँकि यूनिट यहाँ पर मीटर है तो हम x के साथ जो यूनिट लिखेंगे वो मीटर लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x इन ईच केस। हर केस में जो है वो हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये उसने हमें एक ट्राइंगल जो है वो क्वेश्चन नंबर 9 में दी है। तो इसमें दो वैल्यूज़ जो हैं वो दी हुई हैं, तीसरी वैल्यू हमने मालूम करनी है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। हाइपोटेन्यूज जो इस 90 के एंगल के सामने होता है ये हाइपोटेन्यूज है। इनमें से आप कोई भी बेस और कोई भी परपेंडिकुलर जो है वो ले सकते हैं। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास 20 है तो 20 का स्क्वायर = परपेंडिकुलर जो ऊपर से नीचे की तरफ लाइन होती है तो 12 आ गया, 12 का स्क्वायर और बेस जो है ये x आ गई हमारे पास तो x का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर 400, 12 का स्क्वायर 144। अब 144 दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 400 में से 144 माइनस करें तो 256 आ गया। इस तरफ x स्क्वायर हमारे पास है। अब हमें x स्क्वायर नहीं बल्कि x की वैल्यू चाहिए तो हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, यहाँ पर x आ गया। 256 का अंडर रूट जो है वो 16 के इक्वल होता है। यूनिट चूँकि सेंटीमीटर है तो इसलिए यहाँ पर भी यूनिट सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये वाली जो x की वैल्यू है ये 16 सेंटीमीटर है। इस एक्सरसाइज का लास्ट वाला क्वेश्चन, इसमें भी डायग्राम जो है वो दे दी गई है और डायग्राम से हमने ये जो x की वैल्यू है ये फाइंड आउट करनी है। ये डायग्राम है और डायग्राम के नीचे उसने हमें बताया हुआ है कि जो मेजरमेंट AB है यानी A से B तक की जो मेजरमेंट है ये इक्वल है BC मेजरमेंट के, यानी ये वाली जो मेजरमेंट है ये इसके इक्वल और 4 सेंटीमीटर उसने हमें दिया हुआ है डायग्राम के अंदर। तो हम क्या करेंगे 4 सेंटीमीटर जो है वो यहाँ पर भी लिख लेंगे क्योंकि BC जितनी लेंथ है उतनी ही AB है, क्योंकि AB और BC इक्वल है।
जितनी लेंथ बी सी है उतनी ही लेंथ ए बी है। अब यहाँ पर भी अगर हम देखें तो हमारे पास दो ट्राइंगल्स बन रही हैं। इस ट्राइंगल की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास दो लेंथ्स हैं, तीसरी नहीं है। और लेकिन इस ट्राइंगल की बात करें तो हमारे पास सिर्फ एक लेंथ है। तो एक लेंथ को इस्तेमाल करके हम बाकी लेंथ्स मालूम नहीं कर सकते, लेकिन दो लेंथ्स को इस्तेमाल करके हम तीसरी लेंथ मालूम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों लेंथ्स को इस्तेमाल करके ये मालूम करेंगे, फिर इन दोनों को इस्तेमाल करके ये वाली लेंथ जो है वो मालूम कर लेंगे। तो यहाँ पर इस लेंथ को यानी इस ट्राइंगल की पहले बात करते हैं। तो हमारे पास पैथागोरस थ्योरम हम लगाएंगे, क्योंकि दो लेंथ्स मौजूद हैं। तो पैथागोरस थ्योरम हमने लगाया। ये जो 90 का एंगल है इसके सामने हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज 5 है, तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ऊपर से नीचे वाली लाइन होती है जो हमने मालूम करनी है। तो बी से लेकर डी तक ये उसी तरह से आ गई। तो बी डी का स्क्वायर प्लस बेस 4 सेंटीमीटर है, तो बेस की जगह पर 4 आ गया। तो 4 का स्क्वायर, क्योंकि बेस का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16। अब ये 16 इस तरफ प्लस है, दूसरी तरफ माइनस हो जाएगा। 25 माइनस 16 9 हमारे पास आ गया। अब बी डी का स्क्वायर है, तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बी डी हमारे पास बच गया। और 9 का स्क्वायर रूट जो है ये 3 के इक्वल होता है, चूँकि यूनिट सेंटीमीटर है तो ये बी डी 3 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब बी से डी तक की लेंथ 3 सेंटीमीटर है। अब अगर हम इस ट्राइंगल की बात करें तो अब हमारे पास दो लेंथ्स हैं, एक ये बी डी और एक ये ए बी। तो इन दोनों को इस्तेमाल करके हम तीसरी लेंथ मालूम कर सकते हैं। तो हम दोबारा से पैथागोरस थ्योरम जो है वो इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर 90 के सामने जो एंगल है वो हाइपोटेन्यूज होगा, तो हाइपोटेन्यूज x है, तो x का स्क्वायर आ गया। ये हमारे पास परपेंडिकुलर है 3, तो परपेंडिकुलर की जगह पर 3 और इसका स्क्वायर आ गया। और बेस हमारे पास 4 है, तो 4 का स्क्वायर आ गया। अब x स्क्वायर उसी तरह से 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 प्लस 16 25। x का स्क्वायर हमने ख़त्म करना है, तो हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, तो x हमारे पास बचा 25 का अंडर रूट जो है वो 5 सेंटीमीटर के इक्वल आता है। तो इसका मतलब ये जो x है ये 5 सेंटीमीटर है। तो ये हमारा आज का काम था। और ये एक्सरसाइज जो है ये आपने शॉर्ट और लॉन्ग दोनों तरह के क्वेश्चन के लिए जो है वो प्रिपेयर करनी है।